वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 समष्टि अर्थशास्त्र में से समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित अवधारणाएं का पार्ट 3 करवाऊंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो ये पार्ट 3 वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचत फलन क्या है? बचत फलन बचत और आय के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। बचत फलन जो है बचत और आय के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। एस इक्वल टू एफ इंटू वाई। एफ जो फंक्शनल रिलेशन को डिनोट करता है। एच बचत को बताता है और वाई जो है आय को दर्शाता है। और ये एफ जो है फलनात्मक संबंध फंक्शनल रिलेशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो पेपर में अगर एक नंबर में पूछ दिया जाए बचत फलन क्या है तो आप इस प्रकार लिखेंगे। बचत फलन का डेफिनेशन देंगे, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप उसके शॉर्ट घटक छोटे, जो एस का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में लिख के दिखा देंगे ना तो आपको इसमें से फुल नंबर मिलेगा। अगर एक नंबर में पेपर में पूछ दिया बचत फलन क्या है परिभाषित कीजिए, तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो आपको इनमें नंबर कटने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। अब बचत फलन का सूत्र किस प्रकार लिखेंगे आप? एस बराबर एस बार प्लस एस बाई, ये बचत फलन का सूत्र है। अब बचत प्रवृत्ति क्या होता है? बचत प्रवृत्ति का डेफिनेशन देख लेते हैं। बचत प्रवृत्ति होता क्या है? बचत प्रवृत्ति ये दो प्रकार के होते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होता है? औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एपीएस जिसे हम कहते हैं औसत बचत प्रवृत्ति, ये कुल बचत और कुल आय के अनुपात को दर्शाता है। औसत बचत प्रवृत्ति जो है कुल बचत और कुल आय के अनुपात को दर्शाता है। औसत बचत प्रवृत्ति जो है एपीएस एस बटे बाई के अनुपात को दर्शाता है। औसत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या लिखेंगे? एपीएस इक्वल टू एस बटे बाई, ये औसत बचत प्रवृत्ति का सूत्र है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे बोल दिया जाए एक नंबर में औसत बचत प्रवृत्ति का सूत्र लिखिए तो आप पहले डेफिनेशन देंगे। औसत बचत प्रवृत्ति का डेफिनेशन दीजिए तो आप पहले डेफिनेशन देंगे इस प्रकार, कुल बचत और कुल आय के बीच अनुपात को दर्शाता है। फिर एपीएस का सूत्र लिखेंगे, फिर सूत्र एपीएस को हिंदी में पूर्ण रूप में लिखेंगे, जैसे औसत बचत प्रवृत्ति, फिर एस को लिखेंगे बचत, बाई को लिखेंगे आय। इस प्रकार जिस प्रकार पहले आप बचत फलन को समझाते हैं, जब जाके आपको अगर एक नंबर में पूछता है तो एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो जाता है। औसत बचत प्रवृत्ति की विशेषता क्या है? डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि एपीएस में संबंध या अंतर बताइए, तो आप इस प्रकार देंगे। औसत बचत प्रवृत्ति का विशेषता इस प्रकार आप बताएंगे कि एपीएस कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। क्योंकि एपीएस एक से अधिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एपीएस जो होता है ना एस बटे बाई के अनुपात को दर्शाता है, एस बटे बाई के। तो एपीएस जो है ना एपीएस एस बटे बाई के बीच के अनुपात को दर्शाता है, एस बटे बाई के बीच अनुपात को। तो देखिए एपीएस एक से अधिक क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम अपने कमाई का जैसे हम अपने कमाई का एपीएस एक से अधिक इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो बचा नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि महीने का 10,000 का कमाई कोई व्यक्ति कमाता है 10,000 महीने का। अब वो सोचता है कि हम 20,000 महीने का बचा लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। या तो वो 10,000 में से 10,000 बचा सकता है, ठीक है, या तो वो 10,000 में से उससे कुछ कम बचा सकता है। तो इसीलिए एपीएस का मान एक से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 10,000 कमाते तो 10,000 बचा लेते तो बराबर में एक आता। ठीक है, 10,000
कमाते हैं और 10,000 बचा लेते हैं तो बराबर में 1 क्या आता है, एपीएस कितना निकल के आता है 1। इसलिए एपीएस का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एपीएस शून्य हो सकता है। एपीएस शून्य कब होता है, यानी कि S/Y इक्वल टू एपीएस। एपीएस शून्य कब होता है, एपीएस शून्य जब होता है जब आय का सभी भाग उपभोग कर जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति महीने का 50,000 कमाता है और वो 50,000 रुपये को उपभोग कर जाता है, महीने का 50,000 उपभोग कर जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में जो होगा ना, एपीएस बचत जो होगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं और 50,000 सारा रुपये खर्च कर दे रहे हैं। 50,000 का 50,000 रुपये आप खर्च कर दिए, तो आपने उस स्थिति में बचाया कुछ नहीं, तो उस स्थिति में एपीएस शून्य हो जाता है, ठीक है। एपीएस शून्य हो जाता है। एपीएस शून्य जब हुआ, यानी कि जितना हम महीने का कमाते हैं और वो सारा का सारा उपभोग पर खर्च कर देते हैं, तो बचत शून्य हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एपीएस शून्य हो सकता है। एपीएस शून्य कोई पूछेगा कब होता है, तो आप इस प्रकार आप बता सकते हैं कि हम जितना महीने का कमाते हैं वो सारा खा जाते हैं, उपभोग पर खर्च कर देते हैं, तो उस स्थिति में हम बचत नहीं कर पाते हैं, इसलिए एपीएस शून्य कहा जा सकता है। अब दूसरा, एपीएस 1 से कम या ऋणात्मक हो सकता है। एपीएस 1 से कम या ऋणात्मक जब होता है, एपीएस ऋणात्मक भी हो सकता है। कब होता है, जब हम अपने आय से अधिक उपभोग कर लेते हैं। जैसे कि महीने का कोई व्यक्ति कितना 15,000 कमा रहा है और वो 16,000 रुपये खर्च कर दे रहा है। कितना खर्च कर दे रहा है, 16,000 रुपये। महीने का तो कमा रहा है कितना, महीने का कितना कमा रहा है 15,000 रुपये, और खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 16,000 रुपये। 1,000 ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है, 1,000 ज़्यादा खर्च कर दे रहा है। तो इस एपीएस शून्य हो जाता है, क्योंकि हम अपने बचत का भी उपयोग कर लेते हैं आय के साथ उपभोग करने के लिए। इसलिए अपबचत की स्थिति उत्पन्न होती है। डिस सेविंग की सिचुएशन उभरने लगती है। इस स्थिति में एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति जो है ऋणात्मक होती है। अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है, इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है, तो आप SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।